आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक लंबे अरसे से मनमानी कर रहा है। हालांकि इसके सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद हैं, लेकिन ससुर और दामाद की जोड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है गलत कामों का, रिकॉर्ड बनाया है गैर कानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देने का। लेकिन अब उन्हें लगता है इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। लखनऊ की एक अदालत ने बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और उनके दूसरे अधिकारियों को कंटेम्प्ट के मामले में अदालत में तलब किया है। यह मामला मनमानी का है, क्योंकि अब तक यही देखा गया है कि वक्फ बोर्ड जिस वक्फ को चाहता है अलल औलाद बना देता है और जिस वक्फ को चाहता है अलल औलाद से अलल खैर में तब्दील कर देता है। उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि इससे शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी या इससे वाकिफ की मंशा की खिलाफ वर्जी होगी। बोर्ड की कार्रवाइयों को देखा जाए तो ढेरों ऐसे मामले मिलेंगे। पीड़ित अदालतों के चक्कर काटते हैं और कुछ को इंसाफ मिल जाता है, जबकि ढेरों लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन वक्फ करबला अब्दुल्लापुर अकबरपुर के मामले में वहां के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ये ठान लिया है कि वे वक्फ बोर्ड की गलत कार्रवाइयों के खिलाफ डटे रहेंगे और इंसाफ लेके रहेंगे और अब्दुल्लापुर के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट साबिर अली पिछले एक लंबे अरसे से इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा और वक्फ करबला अब्दुल्लापुर के मुतवल्ली कैसर मेदी को जकड़ लिया है और उन्हें अदालत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, यानी अदालत ने उन्हें तलब किया है। अब इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, खासकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को, कि उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय पक्षपात क्यों किया और उस वक्फ को जो वक्फ अलल खैर था उसे वक्फ अलल औलाद में क्यों बदल दिया। हम इसकी पूरी तफसील जानेंगे साबिर अली एडवोकेट से कि इस मामले में क्या हुआ है। ये वक्फ करबला अब्दुल्लापुर 1985 में वक्फ हुआ था, जिसमें सारे खातेदारों ने वक्फ किया था। ये सैयद मोहम्मद मंजर एडवोकेट हैं, जिनके ग्रैंड फादर और इनके 4 भाई, इन लोगों ने 1985 में वक्फ कर दिया था। तब से सैयद कैसर मेदी एडवोकेट के फादर अमीर हसन वक्फ करबला में मुतवल्ली थे और एक सैयद कैसर मेदी के फादर सैयद अमीर हसन ये भी मुतवल्ली, वो ये भी एक खातेदार थे और ये वक्फ नहीं कर रहे थे। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि मोहल्ले वालों से कहा कि आप मुतवल्ली पर देंगे तब हम इनको वक्फ करेंगे, एनओसी देंगे। तो इनको मुतवल्ली पर दे दिया गया, ये उन्होंने वक्फ की एनओसी दे दिया, वक्फ हो गया। 1985 में कैसर मेदी के फादर सैयद अमीर हसन जो डेथ हो गई, इन्होंने फटाक से कोर्ट रसीद से खतौनी को इन्होंने डिलीट करवा करके सारे खातेदारों का नाम वक्फ करबला अब्दुल्लापुर नजर इमाम मैं रोज़ेज़ाद की जगह इन्होंने सैयद अमीर हसन मुतवल्ली वक्फ करबला अब्दुल्लापुर मैं रोज़ेज़ाद ये कटवा करके अपना नाम एंट्री करवा लिया। तब से ये सैयद कैसर मेदी ये खतौनी के बिहार पे मुतवल्ली चले आ रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेईमानी की शुरुआत आपके मुताबिक यहीं से हुई, जब उन्होंने
अपना नाम करवा लिया और कटवा दिया। हाँ, ये 1988 से बेईमानी की शुरुआत हुई। जो एसडीएम बस बहादुर सिंह अकबरपुर में थे, उनके सारे ऑर्डर को हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया और उसी के पेशकार थे सैयद अमीर हसन साहब। उन्होंने एक एप्लीकेशन दे करके कागज दुरुस्ती का उन्होंने डिलीट करवा दिया। तब से बेईमानी शुरू हुई 1988 से। तब से वो काबिज हैं। वहां पे दुकानें 10 बनी हुई जिसका किराया सब लेते हैं और मोहल्ले वाले को बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने प्रेशर बनवा करके कोई भी कानूनी कार्रवाई के खिलाफ नहीं हुई। सैयद मंजर एडवोकेट ने 2020 में वक्फ ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने ये चुनौती दिया कि 21 जुलाई 2019 को ये वक्फ बोर्ड ने अलल खैर से अलल औलाद कर दिया सैयद कैसर मेहदी के पक्ष में लगभग 39 साल बाद। क्या आपकी नजर में ये गैर कानूनी था? बिल्कुल गैर कानूनी है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और एक 1968 के इन्होंने बैनामा दिखाया, जो 1968 का बैनामा 2019 में कराया है, बैक डेटिंग किया है। अगर 1968 का बैनामा था तो 1985 में देते, 86 में देते। 2019 में जब ये सब जगह से हारने लगे, खतौनी में नाम इनका डिलीट हो गया, तो 2019 में बैनामा फर्जी करवा के दिया, उसी के बिहार पे किया, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। जब एक बार अलल खैर हो गया तो अलल खैर रहेगा। और उसमें भी खातेदार थे और अमीर हसन ने ही मुकदमा एसडीएम या 1988 में किया था। अगर से जब उनके पास बैनामा था 1968 का, तो ये फरार करने की क्या जरूरत थी? 1 बीघा 8 बिस्वा टोटल ये रकबा है। यानी साबिर साहब, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कैसर मेहदी के फादर अमीर हुसैन के पास बैनामा था तो उन्होंने अपनी जिंदगी में क्यों नहीं शो किया? हाँ, क्यों नहीं शो किया? ये फ्रॉड है। उसके बाद मरने के बाद भी 2004 में लगभग इनकी डेथ हुई है। 2004 से सैयद कैसर मेहदी है मुतवल्ली सिर्फ वहां पे संभाले हुए हैं। और सैयद मोहम्मद मंजर एडवोकेट के फादर, ग्रैंड फादर, उनके 4-5 भाई जो थे, अख्तर हुसैन, मुख्तार हुसैन, जावाद हुसैन, जाहिर हुसैन, इन लोगों की दिली इच्छा थी कि मौला हुसैन, मौला अब्बास का यहाँ रोजा बने। और जिस खातेदारों ने दे दिया था वो कर दिया था, जिसमें 3 अहले सुन्नत थे, 2 अभी जिंदा हैं। उन्होंने एक हसन रजा जो वहां के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने रिपोर्ट दे करके ये अलल खैर से अलल औलाद किया था। वो अहले सुन्नत ने इसलिए अफिडेविट दिया कि मैं अभी जीवित हूँ, मैं खातेदार हूँ और ये अलल खैर वक्त था, अलल औलाद नहीं था, और मैंने मौला हुसैन, मौला अब्बास के रोजा बनने के लिए जमीन डोनेट की थी। आप वकील साहब, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अकबर इलाहाबादी का जो मशहूर शेर है कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहबे औलाद हो गए, यानी कैसर मेहदी उन्हीं की राह पे चल रहे थे। बिल्कुल, बहुत बेईमानी की इंतहा हो गई है। उसके बाद 2020 में जब इन्होंने सैयद मोहम्मद मंजर की जो एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड ने खारिज किया मुतवल्ली सिंह का, दोनों ऑर्डर को वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया सैयद मोहम्मद मंजर ने। वक्फ ट्रिब्यूनल ने 2020 में ही 17/11/2020 को दोनों ऑर्डर को क्रियान्वयन से रोक लगा दिया और इंटरफेयर से मना किया। उस ऑर्डर को दिया गया, फिर हमारी एक एप्लीकेशन 6 का वहां पे ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। फिर हम हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने उस पूरे सबको कलेक्ट करके और वक्फ के वकील का बयान ले करके और उनकी एफिडेविट सबमिट करके ये उन्होंने एडमिट किया है, सिया वक्फ बोर्ड के वकील और कैसर मेहदी के वकील, कि ये वक्फ करबला है, ना कि कब्रिस्तान है। इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सिया सादात कब्रिस्तान बना दिया और खुद अपने परिवार के लोग दफन होते हैं और उनके जो आजू बाजू जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चलते हैं उन लोगों को वहां दफनाते हैं, कब्र भी बेचते हैं, पैसा लेते हैं। अभी एक लोगों की वालदा की डेथ हुई थी, उनसे करीब उन्होंने 20 लाख रुपए लेके वहां दफनाया है, उनकी वसीयत थी। तो ये वो करबला को कब्रिस्तान बना दिया है, जो कि हाई कोर्ट ने 2023 में सिविल रिवीजन 12/2023 इसमें इन्होंने ऑर्डर किया है ऑनरेबल जज ने कि ये वो करबला है, कब्रिस्तान नहीं है। जो करबला से जुड़े हुए लोग हैं, अकीदतमंद हैं, वो क्या चाहते हैं वो भी बताएं, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। करबला के जो लोग मोहल्ले वाले हैं, अंजुमन हैदरिया रजिस्टर्ड जिसका नाम है, वो पूरी देखभाल करबले की करती है। पेड़ लगाती है, पौधा लगाती है, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अंजुमन हैदरिया ने किया है। यहाँ तक कि 2010 में बिजली लगाने के लिए अंजुमन वालों ने तार वगैरह की व्यवस्था किया था। तो कैसर मेहदी के भाई एक क्रिमिनल थे, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने तार लेकर के अपने घर में रख लिया। अंजुमन ने 10 मुहर्रम को जुलूस वहां रोक दिया
तब वो तार बरामद किया। कोतवाल ने, एसपी थे, डीएम थे, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तब वो जो है तार इकट्ठा करके बरामद करके वो बिजली को वहां पे उन्होंने लगवाया। ये अंजुमन के लोग चाहते हैं कि करबला बने, दुकान सब टूटे, उसका गेट अच्छा सा हो और रोजा बने, वो कब्रिस्तान नहीं बने, वो करबला बने, जिसके लिए पुरखों ने वसीयत किया था और जमीन डोनेट किया था। शायद वहां पानी की व्यवस्था भी लोगों ने ही की है। पानी की व्यवस्था अंजुमन वालों ने की थी और इनके भाई जो सैयद कैसर मेहदी खुद और कई गुंडों को ले जाकर के पानी वहां पर लगने से रोक दिया था, लेकिन टंकी लग पाई थी। जेट पंप आज भी नहीं लगा है और डेथ होने के बाद उनके भाई की सारे लोगों ने उसी पानी का इस्तेमाल किया और पानी नहीं लगा। अंजुमन के पैड पे, लेटर पैड पे वहां पे ऑर्डर किया ईओ ने, तब वहां जाके पानी लगा रिलीजियस वाला, वो भी नहीं लगने दे रहे थे। यानी जो अकीदतमंद हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो करबला से जुड़े लोग हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ जो एक छोटा सा रोजा है वो बड़ा रोजा बन जाए, अच्छा रोजा बन जाए, लोग साए में बैठ सकें, वहाँ प्रार्थना कर सकें। तो इसमें कैसर मेहदी को क्या दिक्कत है? उनको तो अपनी जेब से कोई पैसा भी नहीं लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल, अंजुमन वालों की जमीन है, मोहल्ले वालों की जमीन है। मोहल्ले वाले चाहते हैं कि ये रोजा खूब अच्छा सा बन जाए, बड़ा सा बन जाए, सारी दुकानें टूटे और खूब अच्छा सा रोजा बन जाए, क्योंकि अंजुमन वाले ही रोजा बनवाना चाहते हैं। वहाँ के ये सैयद मोहम्मद मंजर के जो चचा फादर थे, इन्होंने मिलकर वहाँ मस्जिद बनवाई है, ईदगाह बनवाई, उसी करबले के बगल जस्ट इस रोजे को भी बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये जबरन कब्जा किए हुए, स्टे के बावजूद भी कब्जा किए हुए हैं। ये सब चेयरमैन अली जैदी और प्रशासनिक अधिकारी जो है हसन रजा, इन लोगों की यहाँ मिली भगत है, इन लोगों को सब जानकारी है। यहाँ तक कि सैयद मोहम्मद मंजर एडवोकेट अली जैदी से मिलने गए थे, साथ में मुझे भी ले गए थे। अली जैदी ने यही कहा नहीं करके कैसर मेहदी अम्बेडकर नगर में सिर्फ 500 करोड़ जमीन का मालिक है। तो सैयद मोहम्मद मंजर नाराज हो गए। रोजा ना बनने देना और वहाँ व्यवस्थाएं ना होने देना, ये तो यजीदी काम है जो वहाँ के लोग बताते रहे हैं। तो क्या कैसर मेहदी यही काम कर रहे हैं? बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। यजीदी यहाँ तक कि बिजली या पानी कुछ नहीं लगने दे रहे थे। आप मोहल्ले वाले से पूछ सकते हैं, खुद वेरिफिकेशन कर सकते हैं पत्रकार भेज करके, और रोजा देख सकते हैं मोबाइल पे। एकदम सहन, बिल्कुल धूप रहती, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि पेड़ भी उखाड़ के भेज देते थे। जब 2010 में पुलिस ने इनके ऊपर शिकंजा कसा है, लोकल पुलिस ने, मोहल्ले वालों ने, तब जाके पेड़ लगने दिए। वो पेड़ जो है 2010 के बाद जितने लगे हुए हैं वो पेड़ है। सिर्फ ये कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं उसको, या सादा कब्रिस्तान, और दुकान जो है उसका किराया देके वो अपना सिर्फ यूज करते हैं। साबिर साहब, अब ये बताएं कि वक्फ बोर्ड ने कैसर मेहदी के फेवर में गैर कानूनी कार्रवाइयां कैसे की हैं? ये इनके सब जानने वाले हैं, इनके पॉलिटिकल प्रेशर है इनका, कैसर मेहदी का, जो कि अली जैदी जो चेयरमैन, उनको सारी चीजें नॉलेज है कि ये गलत है, फ्रॉड है। जो कि वहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने रिपोर्ट लगाई थी अलल खैर से अलल औलाद में, उनके ऊपर खुद इतने केसेस हैं। एक मुकदमा चल रहा है, मुकदमा अपराध संख्या 300/11 हजरतगंज में, जिन्होंने लोक सेवक को इन्होंने मारा था। 147, 353 और 500, 504, 506 ये इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, और ट्रायल सेशन ट्रायल नंबर जो है 5088/2012 है, और वो चल रहा है। इन्होंने आरोप भी तय कर दिया। दूसरा मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, सेशन ट्रायल नंबर 272/2011, जिनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुआ है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। या कि दिनांक उपस्थान समय आप लोगों ने अपने सामान आशय से अग्रसर होकर दरगाह हजरत अब्बास में घुसकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों की हत्या कारित हो सकती थी और आप लोग हत्या के दोषी होते। इनके ऊपर 307 का मुकदमा चल रहा है सैयद हसन रजा को। इनको अली जैदी चेयरमैन ने प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। 2 मुकदमे क्रिमिनल पेंडिंग है और आरोप भी तय हो गया है, चार्जशीटेड है। और सदर कैसर मेहदी के बड़े करीबी हैं सैयद हसन रजा रिजवी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने इनको गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी या सीईओ का काम देखने के लिए नियुक्त किया है। सीईओ तो ये कर ही नहीं सकते, सीईओ के एलिजिबल नहीं। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी गैर जिम्मेदाराना हरकत किया इन्होंने ना, ये कर ही नहीं सकते। ऑर्डर प्रशासनिक अधिकारी बन ही नहीं सकते। 2 केस क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर है। 2022 में उन्होंने बनाया है। 2022 के पहले ये केस चल रहा है इनके ऊपर। 2011-2015 में आरोप भी तय हुए हैं। साबिर साहब, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं और चूंकि लखनऊ में रहते हैं, वक्फ बोर्ड के
काले कारनामे आप तक जरूर पहुंचते होंगे, आपने सुने भी होंगे कि वक्फ बोर्ड कैसे कैसे हर रोज कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कार्रवाइयां करता है। और यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को आपने अपने ऑफिस में बैठ के लाखों रुपये गिनते भी देखा होगा। अभी ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो पैसे की लेन देन का बात कर रहे हैं आगरा के पेट्रोल पंप को लेके। कहने का मतलब ये कि जिस दिन से वक्फ बोर्ड बना है उस दिन से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, बिना सीयू के जो कार्रवाइयां हुई हैं, क्या उसे आप गैर कानूनी नहीं मानते? और आपका ये मानना नहीं है कि अगर किसी ने इसे ढंग से चैलेंज किया तो सारी कार्रवाइयां रद्द हो जाएंगी? बिल्कुल रद्द हो जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सीओ नहीं है वहाँ। सीओ के ऑन बिहाफ पे प्रशासनिक अधिकारी बनाया, जिसको जो एक क्रिमिनल नेटोरियस पर्सन को बनाया, सैयद हसन रजा को, जिसने गोलियां चलाई। 307 मुकदमा इसके ऊपर लाज है और आरोप भी तय हो गया है। और 504, 506 और 147 ये भी इनके ऊपर 2 मुकदमे क्रिमिनल हैं। ये बिल्कुल कार्रवाई रद्द हो सकती है। साबिर साहब, सिर्फ जो है हसन रजा आपकी नजर में कसूरवार है या चेयरमैन उससे ज्यादा कसूरवार नजर आते हैं? चेयरमैन उससे ज्यादा कसूरवार है, क्योंकि चेयरमैन अली जैदी ने ही ऑर्डर करके इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनाया है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जब एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर आरोप भी तय हो गया है, कैसे आपने बना दिया इसको? शासन प्रशासन को और चीफ मिनिस्टर को इसमें एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ। आपने एक क्रिमिनल आदमी को कैसे बना दिया जो आरोप भी तय हो गया? 307 का दरगाह हजरत अब्बास में इन्होंने घुस के गोलियां चलाई, जो एविडेंस हमारे पास रखा हुआ है ट्रायल का, ये आप देख सकते हैं। साबिर साहब, अब आप बताएं कि जो कंटेम की कार्रवाई हुई है उसके जो कागजात हैं अगर आपके पास मौजूद हैं तो उसे दिखाइए और बताइए कि कैसे आपने इन घाघ लोगों को कोर्ट के दहलीज तक पहुंचाया है और इनकी गर्दन पे हाथ डाल दिया है। कंटेम की कार्रवाई ये हुई कि 2020 में माननीय वक्फ ट्रिब्यूनल ने स्टे कर दिया था दोनों ऑर्डर पे, जिन्होंने अलल खैर कलाल औलाद किया है और जो सैयद मोहम्मद मंजर की मुतवल्ली सिर्फ जो एप्लीकेशन थी इन्होंने खारिज किया, कैसर मेहदी को बनाया। दोनों ऑर्डर को स्टे कर दिया और इन्होंने 6 गाह हमारी जो खारिज की थी वो हम माननीय उच्च न्यायालय आए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पूरे जजमेंट को एफआर किया है, कानून बना दिया। उसमें पैरा नंबर 38 में लिखा है वक्फ डीड एंड सेल डीड एंड रेवेन्यू एंट्री देख करके वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करे। वहां के सब रजिस्ट्रार को बुलाया गया कि 68 में बैनामा आपने करा लिया फर्जी, 2019 में दिखा रहे हैं। तो वहां का रजिस्ट्रार आया था, वह बोला कि वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो गया है कागज, जो कि सहा रजिस्टर डिस्ट्रॉय होता नहीं, सहा रजिस्टर में इनका नाम है नहीं। फिर आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, बराबर एप्लीकेशन दे रहे थे। सैयद मोहम्मद मंजर 2022 में दिया, 23 में दिया। आज तक इन्होंने कोई भी आदेश का वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर का पालन नहीं किया और ना ही उनको हस्तक्षेप करने से रोका गया। सिर्फ एक मामूली सा सरसरी एक ऑर्डर डीएमओ को पास कर दिया कि अपने स्तर से देखें, यही खाना पूरी किया। जो कि ये सिया वक्फ बोर्ड ने जब अलल खैर कलाल औलाद किया और इनकी मुतवल्ली सिर्फ सीधे खारिज कर दी, तो सीधा इनको ऑर्डर करना चाहिए था कि सैयद कैसर मेहदी को हस्तक्षेप से रोका जाता है वक्फ बंगला अब्दुल्लापुर में। आज की भी डेट में सारा किराया वसूलते हैं, खुद यूज करते हैं, पूरा इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए माननीय न्यायालय ने हमने फोटोग्राफ लगाया, जिसको दुकान अपने चचेरे भाई को दुकान किराया दिया स्टे के बावजूद 2022 में। ये वक्फ चेयरमैन को सब कुछ बताया गया, लेकिन वक्फ चेयरमैन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर मजबूर होकर के सैयद मोहम्मद मंजर ने कंटेम फाइल किया। कंटेम में सैयद अली जैदी चेयरमैन, प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रजा रिजवी इनको और सैयद कैसर मेहदी रिजवी जो मुतवल्ली है सबको तलब किया है 9 जुलाई को। तो साबिर साहब ये बताएं 9 जुलाई को इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? इनके खिलाफ चार्ज भी फेरे हो सकता है, क्योंकि सीधे कंटेम हो रहा है। 2020 का ऑर्डर 2024 चल रहा है, अभी तक आपने कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया कि आपको हस्तक्षेप से रोका जाता है। बराबर हस्तक्षेप करने कोई भी पालन नहीं हुआ और बराबर ये सैयद मोहम्मद मंजर याची जो है बराबर एप्लीकेशन देते रहे। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि मेरे दादा ने और दादा के भाइयों ने वक्फ किया है, इसको रोजा बनने दिया जाए और नहीं तो यही बनवा देंगे। वो भी ना बनने दे रहे हैं ना रोजा बनवाने दे रहे हैं, क्योंकि सैयद मोहम्मद मंजर के दादा और पुरखों ने सबने जो ये जमीन वक्फ की थी और मोहल्ले के लोगों ने और खातेदारों ने, यहाँ तक कि 2 अहले सुन्नत हैं उन्होंने भी वक्फ किया था। वो आज की डेट में जो जीवित है उन्होंने एफिडेविट जा करके दिया हसन रजा के खिलाफ।
चेयरमैन ने कोई एक्शन नहीं लिया कि इन्होंने बगैर हमको नोटिस दिए हुए कैसे इन्होंने अलल खैर से अलौलाद कर दिया। वो आज भी जीवित हैं, वो अहले सुन्नत हैं, वो चाहते हैं रोजा बने। साबिर साहब, आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इन्होंने तो बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखेंगे कि मेरठ की एक जमीन को जो है इन्होंने गलत राय लेके एक एडवोकेट से, जो आपकी पूरी नॉलेज में है, उसको जो है गलत इंटरप्रिटेशन करके उसे बेचने और लीज करने का आदेश जारी कर दिया। मौलाना कल्बे जवाद जो इनका समर्थन कर रहे हैं, वो भी इनके फेवर में बैठे हुए हैं। तो इनके अली जैदी ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, अगर कार्रवाई कोर्ट करता तो इनको तो जेल की सलाखों से कभी आजादी ना मिलती। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्होंने जब से चेयरमैन का पद संभाला है लगातार ये हैं, और इनकी एक पूरी कंपनी बनी हुई है। सारे लोग जमीन बेच रहे हैं, वक्त की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। जब से चेयरमैन बने हैं ढूंढ ढूंढ के जो वक्त की जमीन को निशानदेही करके सारी जमीनें बेच रहे हैं और गलत तरीके से इंटरप्रेट करके ऑर्डर ये अपना उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। एक वकील होने के नाते आप लोगों को क्या राय देंगे कि उन्हें अपनी लड़ाई समाज के बीच लड़नी चाहिए या कोर्ट और कचहरी में लड़नी चाहिए? ये हम यही राय देंगे कि कोर्ट कचहरी में भी लड़े और समाज में भी लड़े, क्योंकि समाज में बड़े अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि हर आदमी समझ नहीं पा रहा है कानूनी दांव पे। समाज को भी बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, सारी वह प्रॉपर्टी को ये बेचे जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।